हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 31 मई 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक की घटनाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और प्ले स्टोर से एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्कशन मिलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जरूरी घटनाएं जो आज के एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस कोई सा भी एग्जाम दो, सबके लिए ये जरूरी होगी। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो ई हंसा विमान किस संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है? ई हंसा विमान भारत के अंदर एक नया विमान तैयार किया जा रहा है। तो कौन सा इसको डिपार्टमेंट बना रहा है? क्या डीआरडीओ बना रहा है, इसरो बना रहा है, हेल हेल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, या सीएसआईआर एनएल बना रहा है? ठीक है, नेशनल एरोनॉटिकल लिमिटेड की बात करें तो कौन बना रहा है? सीएसआईआर और एनएल इसको मिलके मिला बना रहा है। किसको? ई हंसा विमान को विकसित किया जा रहा है या बनाया जा रहा है किसके द्वारा? सीएसआईआर और एनएल द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी हमारा राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। ई हंसा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान होगा। एक ही इलेक्ट्रिक विमान होगा, 2 सीटर का ही विमान होगा। ठीक है, मतलब भारत द्वारा बनाया जाता है, भारत का पहला है, मतलब इलेक्ट्रिक विमान है। अभी तक जितने भी किससे चल रहे थे, फ्यूल से चलने वाले थे। ठीक है, इसमें क्या है, सीआईएसआर और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज है, एनएल, ये दोनों मिलके ये बना रही है। ठीक है, इस पे लगभग क्या है, अनुमानित लागत क्या है, 2 करोड़ का क्या एक विमान ये बनने वाला है। और ट्रेनर विमान है, मतलब जो व्यक्ति पहले जो पायलट बनता है, जो ट्रेनिंग लेता है ना, वो इन्हीं विमानों से लेता है, पहले इनको ही उड़ाना सीखता है। क्योंकि अगर मान लो कल को गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये ज्यादा महंगा नहीं होते, लगभग 2-3 करोड़ के विमान होते हैं। अगर बड़ा विमान उसको मान लो कि डायरेक्ट पकड़ा दिया जाए और उससे चला ना पाए, उड़ा ना पाए, और कहीं वो एक्सीडेंट या दुर्घटना करे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इन विमानों द्वारा क्या इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ई हंसा विमान इनका नाम रखा गया, भारत में बनने जा रहे हैं पहली बार, 2 करोड़ का है एक विमान बनेगा। सीआईएसआर और एनएल दोनों मिलकर बना रहे हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेकंड, भारत को किस सम्मेलन में चैंपियन देश के रूप में मान्यता दी गई है जहां भूमि स्वामित्व और ग्राम मंचन प्लेटफॉर्म की सराहना हुई है? अभी क्या एक सम्मेलन हुआ है जिसमें भारत को क्या है, चैंपियंस देश के रूप में मान्यता मिली है, कि भारत को भी अब इसके मान्यता मिली है। कहां पे सम्मेलन हुआ, क्यों हुआ? कि भू स्वामित्व और ग्राम मंचन प्लेटफॉर्म भारत सरकार ने एक लॉन्च किया था, उसकी सराहना करते हुए इसको मान्यता मिली है। तो कहां पे हुआ था? विश्व बैंक सम्मेलन हुआ था। कहां पे? वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक है हमारा, वो कहां? वाशिंगटन डीसी, यूएसए में है। वहां पे ये सम्मेलन हुआ था उस टाइम का। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। और उसके साथ साथ आईएमएफ की स्थापना भी हुई। किसकी? इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको आईएमएफ बोलते हैं, उसकी स्थापना 1945 में। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी के अंदर ही है, यूएसए के अंदर। इन दोनों को क्या है, आपस में जुड़वा बहने बोलते हैं, जुड़वा बच्चे बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों को एक साथ ही हुआ। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, सिर्फ एक तो वर्ल्ड बैंक है, एक आईएमएफ है, दोनों में फर्क क्या है? दोनों ही लोन देते हैं। तो अगर वर्ल्ड बैंक लोन नहीं दे रहा तो आईएमएफ के पास चल जाएंगे, आईएमएफ नहीं दे रहा तो वर्ल्ड बैंक के पास चल जाएंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है ऐसा, वो बताओ। तो डिफरेंस ये है, अगर आपको मतलब एक तरह का मतलब लॉन्ग टर्म का लोन चाहिए किसी देश को, मतलब लॉन्ग टर्म के लोन की बात करें, ऋण चाहिए किसी से देश से को किसी बैंक से, तो वो देता है, वे वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। अगर आपको अल्पकालीन बोलते हैं, इमरजेंसी बोलते हैं, थोड़े टाइम के लिए बोलते हैं, ठीक है, वो ऋण चाहिए, वो लोन चाहिए, तो वो कौन देगा? आईएमएफ देगा। ठीक है, वो कौन देगा? आईएमएफ उनको लोन देगा। मतलब लॉन्ग टर्म का लोन वर्ल्ड बैंक देगा, छोटे टर्म के लिए कौन देगा? आईएमएफ लोन देगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं है, कोई पूछे कि सर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में क्या डिफरेंस है, तो ये होना चाहिए। ठीक है, भारत को चैंपियंस देश के रूप में विश्व बैंक द्वारा आयोजित एक वाशिंगटन डीसी में संयुक्त राज्य अमेरिकी की 5 से 8 मई को एक आयोजन का महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था, जिसमें क्या थीम क्या थी? जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच के लिए सुरक्षित करना है। ठीक है, उस थीम पे ये काम कर रहे थे, और जागरूकता के लिए कार्रवाई की ओर पढ़ना है। ठीक है, मतलब जलवायु से संबंधित है। अगर बात करें जलवायु मतलब जो हमारा क्लाइमेट है, जो इन्वायरमेंट अगर चेंजेस हो रहा है, इससे संबंधित ये थीम थी। और भारत को क्या चैंपियंस देश के रूप में मान्यता मिली है। किसने दी है? विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक ने दी है। और कहां पे आयोजन हुआ था? वाशिंगटन डीसी, यूएसए में इसका आयोजन हुआ। सारी चीजें पता आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित राष्ट्रीय संकल्प अभियान का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है?
तो विकसित कृषि संकल्प सॉरी विकसित कृषि संकल्प अभियान के आयोजन की मैं बात करूं तो खेती बाड़ी की बात हो रही है, तो खेती बाड़ी संबंधी हमारा एक ही मंत्रालय, वो कौन है सर? कृषि मंत्रालय। कौन है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय क्या इस पे काम कर रहा है? कौन है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कर रहे हैं। और मंत्री कौन है? शिवराज सिंह जी चौहान, जो कि एमपी से बिलोंग करते हैं। पहले एमपी के क्या होते थे? सीएम होते थे। ठीक है, तो कौन कर रहा है? कृषि मंत्रालय। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। तो कृषि संकल्प अभियान एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो कि भारतीय कृषि आधुनिकीकरण को बढ़ावा देती है। यह अभियान वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाए। कितनी बार? वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाएगा। जितने भी एग्रीकल्चर के सेक्टर है उनको क्या है? मॉडर्न करना है, मतलब उनको भी क्या आधुनिकीकरण तकनीक से जोड़ना है। ठीक है, उनमें भी डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। मतलब खरीफ और रबी की फसलों की बुवाई हो गया, या किसानों को समय पे मार्गदर्शन देना हो गया। मतलब आने वाला मौसम कैसा है, आपको कौन सी फसल बीजनी चाहिए, आपको कितना खाद बीज यूज करना चाहिए, आपकी जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य कैसे, मृदा की जांच करानी चाहिए, फसल का उत्पादन है, इन सब चीज को सही ढंग से सुचारू रूप से लागू करने के लिए क्या है? एक कार्यक्रम शुरू किया गया और साल में 2 बार इसका आयोजन होगा। किसने? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया है। नेक्स्ट, आईएनएस तरिणी का निर्माण कहां हुआ? अब आईएनएस तरिणी का निर्माण क्यों पूछा जा रहा है, ये चर्चा में क्यों आई? ये इसलिए पूछा जा रहा है, जो आईएनएस तरिणी है एक जहाज बोल से या बोल सकते हैं नेवी का मतलब। ठीक है, इसका निर्माण तो कहां हुआ था? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ। कहां पे? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। बस मेन चर्चा में आने का कारण मैं आपको बता दूं, ये मेन चर्चा में क्यों आया उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, आईएनएस तरिणी का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ था। बट मेन चर्चा में आने का कारण क्या है कि भारतीय नौसेना की जो लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और उसकी जो दल था इनका, ठीक है, जो रूपा थी उनकी था जलीना के, 2 अक्टूबर 2024 से गोवा से क्या है? महत्वपूर्ण मिशन पे ये शुरू हुई थी। ठीक है, जो लेफ्टिनेंट कमांडर थी नौसेना की, ये क्या 2 अक्टूबर 2024 से क्या एक मिशन पे निकले थे। ठीक है, उसके उनके पास जो विमान था ना, जो कौन सा? नौसेना के लिए आईएनएस तरिणी था। ठीक है, इंडियन नेवल शिप बोलते हैं, आईएनएस का मतलब इंडियन नेवल शिप। ठीक है, याद रखना। तो इसमें ये 2 सदस्य महिलाएं थी, सिर्फ ये दो महिलाएं दिख रही है, हमारे देश की बहादुर शेरनी दिख रही है, ये सिर्फ 2 महिलाएं थी। और उन्होंने नौकायान यात्रा पूरी की। करीब करीब कितने किलोमीटर की है? करीब करीब 50,000 किलोमीटर की यात्रा पर एक मिशन पे ये निकली थी। तो उस टाइम जो विमान था आईएनएस तरिणी था, इसलिए चर्चा में आया कि आईएनएस तरिणी का निर्माण कहां पे हुआ है? वो हुआ है किस पे? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। आपसे ये पूछा जा सकता है वो 2 महिला लेफ्टिनेंट कौन थी जिन्होंने 50,000 किलोमीटर की यात्रा की है? ठीक है, जिसमें हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अंटार्कटिक महासागर को पार करते हुए लगभग 8 महीने चली थी। लगभग इनकी जो यात्रा है, इनका मिशन लगभग कितने 8 महीने चला। आईएनएस तरिणी में थी सिर्फ 2 लेडीज थी, ये दोनों लेफ्टिनेंट थी, शेरनी थी हमारे देश की। और 8 महीने इन्होंने समुद्र के अंदर यात्रा की, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर में इन्होंने यात्रा की। तो इनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया। ठीक है, तो सारी डिटेल से चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्वनाथ कार्तिकेयन पद्म कांति 7 शिखर चुनौती पूरी करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने? उनकी उम्र क्या है? नाम क्या है? विश्वनाथ कार्तिकेय। नाम क्या है? विश्वनाथ कार्तिकेय पद्म कांति। उन्होंने 7 शिखर चोटियां हैं, जो 7 ऊंची ऊंची चोटियां हैं, उनको क्या सबसे कम उम्र में पूरी करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। उनकी उम्र कितनी भैया? मात्र 16 वर्ष है, मात्र 16 वर्ष। और आप 16 वर्ष के यहाँ तो 9th 10th में 11th में बच्चे पढ़ रहे, पबजी खेल रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि देश की सबसे ऊंची चोटी क्या है। इस बहादुर लड़के ने क्या कर दिया, हमारे देश के शेर ने क्या कर दिया कि 7 ऊंची शिखर चोटियों को 16 वर्ष की उम्र में क्या पूरा कर लिया भाई। अब उन चोटियों के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी चोटियों पे इसने चढ़ाई की? ये है भाई वो रसगुल्ला। ठीक है, इसने ये 7 चोटियों पे चढ़ा है। ठीक है, विश्वनाथ कार्तिकेय केवल 16 वर्ष की उम्र में ही 7 जो चोटियां हैं, उनकी जो 7 शिखर है, उनको पूरा कर लिया। उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी? जैसे माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, कलिमंजारो है जो अफ्रीका में है, माउंट एवरेस्ट हमारे एशिया के अंदर, ठीक है, माउंट एल्ब्रस है यूरोप में है, डेनाली उत्तरी अमेरिका में, ओकांगवा दक्षिणी अमेरिका में है, माउंट विंस अंटार्कटिका में, माउंट कोलसियर जको जो कहा ऑस्ट्रेलिया में। इन 7 चोटियों पे इन्होंने 16 उम्र की आयु में चढ़ के या फतेह कर चुके हैं। और लोग एक बार भी माउंट एवरेस्ट पूरा नहीं चढ़ पाते, रास्ते में रह जाते हैं, पता नहीं जिंदा वापस लौटेंगे नहीं लौटेंगे। इस बहादुर लड़के ने 7 चोटियों पे, जो ऊंची ऊंची 7 चोटियां, सब जगह सारे महाद्वीप में इन्होंने चढ़ाई कर ली है। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के नए एकीकृत मुख्यालय का उद्घाटन किस शहर में हुआ है?
मतलब जो इंडियन क्वालिटी कमीशन है, जो इंडियन क्वालिटी कमीशन जो भी चीजें बनती है उनकी क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जाए, गुणवत्ता पे पूरा ध्यान दिया जाए। तो भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक मुख्यालय बनाया गया है हमारे देश के अंदर, वो सब चीजों की निगरानी करेगा। इन जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी के बारे में, तो कहाँ पे बना है? नई दिल्ली में। कहाँ बना है? नई दिल्ली। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो भारतीय गुणवत्ता परिषद क्यूसीआई की गतिविधियों को समर्पित है क्या? एक वाणिज्य उद्योग मतलब एक या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा क्या एक नई दिल्ली में क्या एक मुख्यालय बनाया गया, इसमें क्यूसीआई मतलब इंडियन क्वालिटी कमीशन की बात करें, उसका मुख्यालय बना है। उसमें क्या है, इसकी स्थापना तो वैसे 1997 में हो चुकी थी। ठीक है, इसकी स्थापना तो 1997 में हो चुकी है, वो काम तो कर रहा था, बट अब क्या पूरा प्रोसेस उसका सही रूप से सही ढंग से चलेगा, उसका अलग से पूरा मुख्यालय ही बढ़ा दिया गया है। ठीक है, हर प्रोडक्ट पे ये ध्यान है रखने वाला है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। प्रधानमंत्री प्रणाम योजना की अवधि क्या है? अब भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना शुरू की है, उसकी अवधि क्या है? कितने साल तक ये प्रणाम योजना चलने वाली है? ठीक है, प्रणाम वो नहीं कि मोदी जी देखते आप सर झुका लोगे से प्रणाम करोगे, नमस्कार सर, वो प्रणाम योजना नहीं है। प्रणाम योजना दूसरी चली है। प्रणाम योजना की अवधि है 2023 से 2026 तक ये चलने वाली है। ठीक है, 2023 में लागू हो गई, 2026 तक इसका एंडिंग ईयर है। तो अभी चर्चा में आने का मेन कारण क्या है वो भी देखते हैं। प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो किस खेती से संबंधित है मेन तो। ठीक है, जो रासायनिक उर्वरक है हमारे, ठीक है, उनका अधिक जो उपयोग हो रहे खेती के अंदर, उनका कम से कम उपयोग किया जाए। जो जितने भी खाद बीज है, जो रासायनिक चीजें हैं, आप केमिकल फर्टिलाइजर जिनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हो खेती के अंदर, उसका कम से कम आप उपयोग करो। ठीक है, और जैविक उर्वरक को बढ़ावा दो, मतलब जो जैविक उर्वरक है, जो कि आपका जो बायो है, ठीक है, जैविक उर्वरक क्या मतलब देसी तरीका बोलते हैं ना अपन, उस चीज को या जैविक उर्वरकों को या जैविक खाद बीज को क्या बढ़ावा मिलना चाहिए। तो इस योजना का जो शुरू की गई 2023 से शुरू हुई 2026 तक, इसका 3 साल तक ये चलने वाले हैं। इसमें क्या है कि किसानों को जो रासायनिक उर्वरक की जो खपत हो रही है उसको कम करना है, और जो केंद्र सरकार जो सब्सिडी जा रही है उसका क्या 50% अनुदान के रूप में मिलता है। ठीक है, रासायनिक उर्वरक को कम करो, सरकार बोले कि आप जैविक उर्वरक यूज करो तो हम आपको सब्सिडी भी देंगे, तो अच्छी बात है। रासायनिक या केमिकल यूज करने से बीमारियां रोग ही फैलते हैं। एक बार के लिए फसल अच्छी हो जाएगी, पर जमीन की जो उर्वरक है, पैदावार है, जो मिट्टी है वो भी खराब होती है। सरकार बोली आप जैविक उर्वरक को यूज करो। तो प्रणाम योजना का संबंध किससे है? ठीक है, खेती बाड़ी से संबंधित है। गोवा राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा राज्य की स्थापना दिवस की मैं बात करूं तो हर साल 30 मई को मनाया जाता है। अब गोवा पहले पुर्तगालियों के अंतर्गत था, उसको क्या है भारत ने आजाद कराया था। देश आजाद होने के बाद भी पुर्तगाली यहाँ से नहीं गए थे, अंग्रेज लोग यहाँ पे बैठे थे। उसको बाद में एक स्पेशल ऑपरेशन चला था, उसके बाद गोवा को आजाद कराया। तो हर साल गोवा कब आता है? 30 मई को आता है। ठीक है, गोवा वैसे तो भारत में 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य बन गया था। गोवा कब? 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य बन गया था, पूर्ण राज्य बन गया था। बट इससे पहले गोवा को क्या 1961 में क्या है, जो पुर्तगाली शासक थे 1961 में, उनके द्वारा ऑपरेशन विजय चला के क्या है छुड़ाया गया था। उनको ऑपरेशन विजय नाम से ऑपरेशन शुरू हुआ था, और 1961 में क्या पुर्तगालियों से क्या गोवा छुड़वा लिया था भारत सरकार ने। उसके बाद में गोवा और दमन दीव को क्या केंद्र शासित प्रदेश बनाया, और 1967 में जनमत संग्रह में गोवा में जो गोवा के लोग थे उनको महाराष्ट्र में विलय के बजाय स्वतंत्र चुन दिया था। ठीक है, दमनदीप और गोवा इनको क्या है 1961 के बाद क्या है केंद्र शासित प्रदेश बन गया। फिर 1987 में जनमत संग्रह पर आया, फिर गोवा को अलग राज्य बना दिया, और 30 मई 1987 को भारत का पूर्ण राज्य बन गया था गोवा। ठीक है, सबसे छोटा राज्य गोवा बन गया था। ठीक है, अब 1961 में जो ऑपरेशन चला था उस ऑपरेशन का नाम था विजय। ठीक है, अब हैदराबाद को भी सरकार ने क्या है आजाद कराने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। ये भी याद रखना ऑपरेशन, आप कमेंट करके बताना कि ऑपरेशन पोलो किस सन में चलाया था सरकार ने, क्योंकि हैदराबाद विरासत जो भारत के अंदर विलय नहीं हुई थी उसको मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चला था, और गोवा के लिए ऑपरेशन विजय चला था, वो कमेंट करनी है। ठीक है, तो भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है? तो भैया दुनिया की 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत शामिल हो चुका है। तो 1 सेकंड एक्सपोर्ट होने लग गया भैया, 1 सेकंड। तो अगर अपन बात करें जैसे कि मान लो कि भारत है विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे क्या आंसर है? जापान। जापान है। ठीक है, और भारत ने किसको पछाड़ दिया? सॉरी, जर्मनी है। ठीक है, तो सॉरी, हाँ, तो भारत ने किसको पछाड़ दिया है? जर्मनी को पछाड़ दिया। ठीक है, पहले नंबर पे अमेरिका, फर्स्ट कौन सा है? यूएसए है। सेकंड पे कौन है?
चीन है, तीसरे पे कौन है, जापान है, अभी भी भैया जापान है, और चौथे पे हमारा प्यारा भारत हो गया। और अब पांचवें नंबर पे कौन आ गया, जर्मनी आ गया। पांचवें नंबर पे कौन आ गया बेटा, अरे भैया क्या, किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे अर्थव्यवस्था बन गया है भारत, तो किस देश को पछाड़ के बन गया है? 1 सेकेंड 1 सेकेंड, कुछ मिस्टेक है। हाँ, तो सही है। किसको पछाड़ के, देखो ये देखो देखो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, हाँ यहाँ जर्मनी आ, यहाँ जर्मनी है, ठीक है। ठीक है, जर्मनी यहाँ पे आ गया, जापान, ओके ओके, मिस्टेक हो गया था ना। पहले पे यूएसए, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे जर्मनी है, चौथे पे भारत आ गया है, पांचवे पे कौन हो गया, जापान। तो भारत ने जापान को पछाड़ के क्या दुनिया का चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था कौन हो गया, भारत हो गया, जापान को पछाड़ दिया, ठीक है। तो भारत ने 2025 में जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और जीडीपी के मामले में बात करें तो 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी हो चुकी है, मतलब लगभग उन 2,934 डॉलर की प्रति व्यक्ति आय के साथ भारत के अभी विश्व का चौथा जीडीपी वाला, या बात करें अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। जापान को भी छोड़ दिया, भारत से ऊपर सिर्फ कौन है, यूएसए, चाइना और जर्मनी है, उसके बाद भारत है, ठीक है। बट भारत की अर्थव्यवस्था तो बड़ी है, पर भारत में अभी भी प्रति व्यक्ति आय है ना, वो बहुत कम है, गरीबी बहुत ज्यादा है, भूखमरी बहुत ज्यादा है, वो भी इंप्रूव होना चाहिए। हाल ही में किस राज्य ने टाटा एयरवेज हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई मिली है? अभी क्या टाटा भी क्या है कि अभी अपने हेलीकॉप्टर निर्माण करेगा, अच्छा इनिशिएटिव किया टाटा ने। तो इसकी जो इकाई है, जो पहली यूनिट बनने जा रही है, कौन से राज्य में है, तो कर्नाटक के अंदर ये अपना प्लांट लगाने जा रहे हैं, कर्नाटक के अंदर टाटा एयरबेस बनने जा रहा है। तो टाटा एयरबेस कर्नाटक हेलीकॉप्टर प्लांट बनाएगा, ठीक है। ये जो सौदा शुरू हो चुका है, लगभग 10 हेलीकॉप्टर प्रति वर्ष तैयार हो जाएंगे हर साल के, टाटा के प्रति वर्ष 10 हेलीकॉप्टर तैयार है करने वाला है। तो ये हमारे आज के कुछ एमसीक्यू थे। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर को रिवाइज करते कुछ वन लाइन। नोवाक जोकोविच जिनेवा ओपन 2025 फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया, तो हारकर्ज को हराया। किसको, हारकर्ज को हराया। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी कहां शुरू हुई है, तो उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। राजा कुमारी एएमए को किस श्रेणी में जीत हासिल की है, तो फेवरेट साउंड ट्रैकर में इन्होंने जीत हासिल की है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स कहां आयोजित होता है, तो सर्किट डी मोनाको में आयोजित हुआ है। कहां पे, सर्किट डी मोनाको में ये आयोजित हुआ है, ठीक है। वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस की थीम क्या थी, तो शांति रक्षण का भविष्य, क्या शांति रक्षण का भविष्य थीम थी। डिग पिन का पूरा नाम क्या है, डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। एक डिग पिन था, एक पिन पिन कोड था, दो साथ में शुरू किया गया था, तो इसका नाम है डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। डाक विभाग और संचार मंत्रालय ने शुरू किया। 2025 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स से दूसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो चार्ल्स लेकर को क्या दूसरा स्थान मिला, किसको, चार्ल्स लेकर को दूसरा स्थान मिला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले को वन्य जीव राजदूत नियुक्त किया है, तो कर्नाटक के अनिल कुंबले साहब कहा के कर्नाटक को उनको वन्य राजदूत नियुक्त किया। बट एआई कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया, जिन प्रसाद जी ने किया नई दिल्ली में हुआ है। किस कॉन्क्लेव का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये हमारे आज के कुछ वन लाइनर थे। और आज के क्वेश्चन ऑफ द डे है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी। आपको कमेंट करके बताना है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। और आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। कल फिर मिलते हैं, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। हमारे साथ जुड़े रहें, अपना प्यार बनाए रखें।